यूपीएससी सीएसई 2022 मुख्य परीक्षा में GS4 यानी इथिक्स के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें एक तो हम देखने वाले हैं कि प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका कैसा नेचर है, और दूसरा उससे संबंधित कि किस तरीके की अप्रोच हमको ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अपनानी चाहिए। अब जैसा कि कहा जाता है कि एथिक्स जो पेपर है वह पढ़ने से ज़्यादा सोचने का, चिंतन करने का विषय है, और इस बार का जो प्रश्न पत्र पूछा गया है वो निश्चित रूप से इस धारणा को सही सिद्ध करता है कि अगर आपने सिर्फ पढ़ा है और उस पर चिंतन नहीं किया है तो आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों से संबंधित क्या अप्रोच हमको अपनानी चाहिए, तो मुख्य रूप से आज जो हम बात करने वाले हैं उसका फोकस है कि इथिक्स पेपर 4 में, यस पेपर 4 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर लिखते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस बार, जिन स्टूडेंट्स ने इस बार यूपीएससी सीएसई 2022 मुख्य परीक्षा दी है, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो भी उत्तर लिखे होंगे वो बेस्ट हैं। और यहाँ पे डिस्कशन इस बात को लेकर नहीं है कि उन्होंने गलत लिखा है और इस तरीके से सही लिखा जाना चाहिए। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य, इस पूरी चर्चा का जो उद्देश्य है वो है कि अगर इस तरीके के प्रश्न अगर भविष्य में भी आते हैं तो उनके साथ हमको कैसे डील करना है, किस तरीके से हमको उत्तर उसके लिखने चाहिए। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो इसी बात पे रहेगा कि आगे भविष्य में अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उनके उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए। और जिन लोगों ने इस बार जो एग्ज़ाम दिया है, उत्तर लिखे हैं, तो निश्चित रूप से वह बेहतर उत्तर लिखे होंगे। और यहाँ कोई मॉडल आंसर की भी हम बात नहीं करने वाले हैं, और यूपीएससी में कोई मॉडल आंसर होता भी नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न नेक्स्ट ईयर पूछने वाले हैं वो निश्चित रूप से एकदम अलग रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल आंसर यहाँ पे रखेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम क्या अप्रोच अपना सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न हम लेते हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, पेपर GS4 में, इथिक्स के पेपर में पूछा गया था। और पहला जो प्रश्न है उसके दो पार्ट हैं, ए और बी, दोनों जो है 10-10 मार्क्स के हैं और 150 शब्दों में उनको लिखना था। तो सबसे पहले हम बी वाला प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा समझने में आसान है और इसका उत्तर फॉर्मेट भी थोड़ा आसान बनेगा, जो आंसर फॉर्मेट है वह भी थोड़ा आसान रहेगा। तो जो बी क्वेश्चन है वह कहता है, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मॉरल क्वालिटी, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil service to be more competent in taking the crucial issue or taking critical decision. Explain with suitable illustration. ठीक, तो उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा जो suitable हों उनके द्वारा हमको इस उत्तर को जो पूछा गया है उसकी व्याख्या करनी है। अब यह प्रश्न जो है इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें 4 गुणों की बात की जा रही है, 4 ट्रेड्स पे बात की जा रही है। बौद्धिक क्षमता है, नैतिक गुण है, सहानुभूति है और करुणा है। अब एक गलती तो ट्रांसलेशन में ये हुई है कि जो एम्पैथी है, सामान्यतः हिंदी में हम समानुभूति उसका ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सहानुभूति किया है तो हम उन्हीं की बात को मानकर एम्पैथी के लिए सहानुभूति शब्द ही इस आंसर में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका अब और कुछ किया जा नहीं सकता, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अब फिर कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जब यूपीएससी ने एम्पैथी को सहानुभूति कह दिया है तो फिर हमको भी कहना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर बौद्धिकता, नैतिक गुण, करुणा और सहानुभूति यानी एम्पैथी, इन 4 गुणों पे बात करनी है। और प्रश्न में पूछा गया है कि बौद्धिकता और नैतिक गुणों के अलावा ये 2 भी महत्वपूर्ण गुण हैं, सद्गुण कह सकते हैं हम, वर्च्यूज कह सकते हैं, जो कि एक सिविल सेवक में, एक ब्यूरोक्रेट्स में होने चाहिए अगर उसको बेहतर निर्णय लेने हैं।
ठीक, तो जब भी हम इथिक्स के प्रश्न हल करते हैं यूपीएससी में किसी भी सब्जेक्ट के जब हम प्रश्न हल कर रहे हो तो सबसे पहला जो बिंदु होता है हमारा कि हम प्रश्न को ठीक से समझें कि प्रश्न हमसे क्या चाह रहा है। अब इसको प्रश्न को पढ़ने के बाद जो पहला विचार मेरे मन में आया वो ये था, पहला उदाहरण जो आया जो सिविल सेवा से अलग हटके है, कि अगर कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है और वो बहुत बौद्धिक है, अपने काम को लेकर बहुत स्किलफुल है, बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है, तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल भी है, बौद्धिकता भी है और उसके अंदर नैतिकता भी है, बहुत ईमानदारी से भी अपना काम करता है और एक बहुत अच्छी डिज़ाइन की वो बिल्डिंग बनाता है। मान लें कि वो एक होटल बनाता है, बहुत सुंदर होटल वो बनाता है, लेकिन अगर वह उस होटल बनाने में दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखकर कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, कि अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठ के आता है तो वो फिर उसको ठीक से मूव एक जगह से दूसरी जगह उस होटल में नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जो निर्णय लिया गया है इस बिल्डिंग को बनाने का, उसमें इंटेलेक्चुअल भी है और उसमें नैतिकता भी है, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसमें सिंपैथी और कंपैशन जैसे गुण होते, इसके अलावा अगर बौद्धिकता और नैतिक गुणों के साथ साथ अगर आर्किटेक्चर या इंजीनियर साथ में अगर सहानुभूति और करुणा वीकर सेक्शन के लिए रखता और ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी होटल में आ जाता है जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है तो वो किस तरीके से इस पूरे होटल का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है या इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो वो निश्चित रूप से उस डिसीजन में वो चीज़ें ऐड कर देती हैं कि वो बौद्धिकता और नैतिकता के साथ साथ उसमें करुणा और एम्पैथी भी है, कंपैशन और एम्पैथी भी है। जाहिर सी बात है कि सामान्यतः हम हॉस्पिटल्स में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि व्हील चेयर या इस तरीके की चीज़ें हैं तो एक व्यक्ति, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति आएगा भी तो सामान्यतः इस स्थिति में ज़्यादा रहेंगे या वो उन्हीं के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या कोई सार्वजनिक जगह या निजी जगह भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके का कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो क्या हम उन लोगों के लिए भी एक सुविधाजनक स्पेस बनाएं और एक सुविधाजनक स्ट्रक्चर बनाएं ताकि वो ठीक से उस पूरी जो बिल्डिंग है या जो स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल कर सके, चाहे वो हमारा रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे हमारी कोई सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो निजी होटल ही हो। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि वो उस व्यक्ति का जो डिसीजन है, जो निर्णय ले रहा है, वहाँ उसमें दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि लोक प्रशासन में अगर हम भारत जैसे विकासशील देश की बात करें तो वहाँ कल्याणकारी प्रशासन में मुख्य रूप से जो देखना है वो वीकर सेक्शन के लिए ही हमको काम करना है अधिकांशतः। तो एक ब्यूरोक्रेट्स को, एक नौकरशाह को निश्चित रूप से अपने डिसीजन में करुणा और सिंपैथी का हिस्सा रखना चाहिए और वो उसके डिसीजन को बेहतर बना सकता है, क्योंकि वो मुख्य रूप से जो काम कर रहा है वो वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहा है। कोई भी योजना है, कोई कार्यक्रम है जो सरकार लेके आती है, वो बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर जो अधिकारी वर्ग है वह अपनी बौद्धिकता और ईमानदारी के साथ साथ इन दो चीज़ों को भी साथ में शामिल करता है। तो ये हम इस चीज़ को इस तरीके से इंट्रोडक्शन में शामिल करेंगे कि करुणा और सहानुभूति जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, कमज़ोर वर्गों से संबंधित है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, लोक प्रशासक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जब भी कोई डिसीजन ले तो वह कमज़ोर वर्गों को ध्यान रखे। इसमें क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति जो कागज़ पर मृत घोषित कर दिया जाता है और कितना बड़ा डिजास्टर है एक व्यक्ति के साथ कि वो जिंदा है और उसको अपनी जिंदा होने के सबूत देने पड़ रहे हैं क्योंकि कागज़ में, सरकारी कागज़ में वो मर चुका है। ऐसी एक मूवी भी अभी आई हुई थी जिसमें हमने देखा हुआ था। तो ऐसी विडंबनाएं हैं जो कोई फिक्सन नहीं है, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। एक अकेली विधवा महिला जो कि अकेली रहती है, सारी जिम्मेदारियां उसके अपने कंधे पर हैं अपने पेट पालने की। वो कहीं रोड साइड में कुछ दुकान लगा के फूल या कुछ इस तरीके की चीज़ें बेचती और उसको अगर अतिक्रमण में हटाना है तो वहाँ बौद्धिकता और नैतिकता के साथ साथ उसके साथ सिंपैथी और कंपैशन भी होना चाहिए निश्चित रूप से। एक सड़क जो है, पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं
तो पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं वहाँ भी हम इसको देख सकते हैं कि एक सड़क चारागाह से निकलती है जिस पर काफ़ी जीव जानवर पशु जो हैं डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो वहाँ इसको अप्लाई किया जा सकता है। धार्मिक मामलों में ऐसे कई मामले होते हैं जहाँ एक वर्ग विशेष को जो है किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उसको लेके समाज में टकराव है, तो वहाँ बहुत सेंसिटिविटी चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। निश्चित रूप से वहाँ अगर कोई पीड़ित है तो उसके प्रति कंपैशन भी होना चाहिए। कंपैशन का अर्थ क्या हुआ? कंपैशन का अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति के प्रति आप दया का भाव रखते हैं उसके दुखों को दूर करने का भी आप प्रयास करते हैं, ना सिर्फ दूर से उसको केवल ऑब्जेक्टिव रूप से देखते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और इसी तरीके के पर्यावरण से संबंधित एक और मुद्दा हो सकता है कि नदी किनारे एक फैक्ट्री लगाई जा रही है जिससे उस क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होगी, लेकिन उस नदी के लिए वो वर्ष इफेक्टिव रह सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे मामले में क्या निर्णय लिए जाने चाहिए? और फिर एक लास्ट में हम 2 लाइन में उसको कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इन प्रश्नों में है वो लिखने का नहीं है या कंटेंट का नहीं है, मुख्य रूप से है कि हमको 150 शब्दों में अपनी पूरी बात को एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है। तो इस तरीके का इसको एग्जाम्पल आंसर ही हम कहेंगे, मॉडल आंसर बिल्कुल नहीं कहेंगे। इससे अच्छे भी बहुत अच्छे आंसर लिखे जा सकते हैं इस सब क्वेश्चन पर। लेकिन मुख्य रूप से जो बात है जो हमें समझनी है, आगे अगर एथिक्स पे ऐसे प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से हमको ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब हम ब्यूरोक्रेसी में एम्पैथी और सिंपैथी जैसे गुणों की बात कर रहे हैं, कंपैशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ वीकर सेक्शन के संबंध में ही उसको अगर हम देखें तो वो ज़्यादा बेहतर प्रभावी रूप से उसको लिखा जा सकता है। वीकर सेक्शन में कौन है? वीकर सेक्शन में हमने देखा जो इकोनॉमिकल वीकर हैं या सोशल वीकर हैं या फिजिकली वीकर हैं। तो उन तीनों वर्गों को हम ध्यान में रख सकते हैं और उनको ध्यान में रखकर इंटेलेक्चुअल, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम बौद्धिकता और नैतिकता को ज़रूरी नहीं मान रहे हैं, हम उसके अलावा कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, वो दोनों चीज़ें तो चाहिए, लेकिन साथ में ये 2 चीज़ें और आ जाएं तो वो डिसीजन ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक आंसर ये इसका इंग्लिश वर्जन इस तरीके से है। और हम ऐसे पॉइंट बना करके हमने पैरा बनाया, इसमें जो आंसर राइटिंग के जो रूल्स हैं उनको हमको फॉलो करना है। जब हम पैरा बनाएं तो कम से कम पहली लाइन लिखें तो वो 2 वर्ड्स छोड़ के लिखें। उसके बाद पॉइंट्स बनाने हैं तो इस तरीके से हम पॉइंट्स बना सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन को पैराग्राफ के रूप में हम लिखेंगे तो वो भी वैसे ही उसी स्ट्रक्चर के साथ रखेंगे। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आपका होगा, उसमें कंटेंट उदाहरण जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखा गया हो, बस यही एक डिमांड है यूपीएससी की। और उसमें फिर यह बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि आपने कहाँ से और कितना पढ़ा हुआ है। पढ़ने से ज़्यादा सोचने का विषय प्रश्नों को देखकर समझ में आ जाता है, और जब हम उत्तर लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो चीज़ें जो है तभी वो बाहर भी निकलती हैं। सोचने का काम केवल पढ़ते समय नहीं हो सकता, वो लिखते समय ही हो सकता है। तो ये तो एक मस्ट सजेशन है, मेरा सुझाव है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें उत्तर लेखन का काम निश्चित रूप से करते चलें। एक और हम प्रश्न लेने वाले हैं, दूसरा प्रश्न है जो कि पहला प्रश्न था, ये थोड़ा ज़्यादा जटिल है कि बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी लोक सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। Wisdom lie in knowing that to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issue before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrative leads to travesty of justice, to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. तो हमको विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है, इसका क्रिटिकली एवेल्युएट करना है। और मुद्दा क्या है? मुख्य रूप से अगर हम प्रश्न को, जो कि प्रश्न दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर,
प्रश्न को और अगर समझने की कोशिश करें, एक बार और आप इसको स्क्रीन को रोक कर उसको आप इत्मीनान से पहले पढ़िए, और जब हम प्रश्न को ठीक से समझते हैं तो एक बात जो हमको समझ में आती है वो ये है कि नौकरशाही प्रक्रिया वेस्ट ज़्यादा हो गई है, वो प्रक्रियाओं में ज़्यादा उलझी रहती है, और जो परफॉर्मेंस है, काम है, उसके प्रति वह एक तरीके से संवेदनशील नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड ना होकर वो एक तरीके से प्रक्रिया ओरिएंटेड होती जा रही है, और ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें ध्यान ये भी रखना है कि दुर्लभ है शब्द इस्तेमाल हुआ है, रेयर है, रेयर नहीं है, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की जगह पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स, तो मॉडल आंसर जो है उसमें जब हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे कि बहुत बेहतर प्रक्रिया होगी, बहुत बेहतर होगा कि लोक सेवा जो है वो प्रक्रिया में ना उलझी रहकर वो लोक सेवा के क्या उद्देश्य हैं उनको समझे। क्योंकि लोक सेवा का उद्देश्य है जो योजनाएं और कार्यक्रम गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उनको ठीक से लागू किया जा सके। तो वो लागू कैसे हों जिसमें जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचे, उसके लिए प्रक्रिया में ना उलझे रहने की बजाय हमको उनको ठीक से वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। तो पहला पक्ष हम इस उत्तर में जो शामिल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारी लोक सेवा में कुछ लोक सेवक जो हैं वो प्रक्रिया उन्मुख ज़्यादा हो गए हैं, और उसमें उन्होंने क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है उसके अंतर को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर दिया, असंतुलित कर दिया है। तो कुछ पॉइंट हम वहाँ बना सकते हैं, जैसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हो सकते हैं कि काम के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं, तो वो काम करना नहीं चाहते हैं और काम से बचना का ज़्यादा प्रयास करते हैं। एक उपनिवेशवादी मानसिकता जहाँ नियम ज़्यादा हैं, और नियम में भी कोई लोक कल्याणकारी व्यवस्था, क्योंकि उस समय जब भारत एक उपनिवेश था, कॉलोनियल था ब्रिटिश का, तो वहाँ कल्याणकारी कोई ऐसा प्रभाव नहीं था। तो वो परंपरा एक जुड़ी हुई है कि प्रक्रिया में उलझे रहो और परिणाम की चिंता नहीं करो। फिर रचनात्मकता अभाव, मुख्य रूप से जो नए तरीके की समस्याएं आती हैं उनको लेकर, और अस्पष्ट जवाबदेहिता, सुरक्षित सेवा नियमावली, इन 2 पॉइंट को और हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये समस्या है, ये समस्या ज़्यादा और मुश्किल हो जाती है कोरोना के बाद। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, विस्थापन लोगों को बढ़ा हुआ है, रोजगार की मांगें बढ़ी हैं, प्रशासन के पास जो है दबाव ज़्यादा है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, उससे भी दबाव बढ़ा है, मीडिया का जो एक्टिविज़्म है या जुडिशियल एक्टिविज़्म है तो उसके कारण भी दबाव बढ़े हुए हैं। तो इन सारे दबावों के साथ नई परिस्थितियों में किस तरीके से प्रभावी रूप से काम किया जाना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी क्या क्या है कि जो लाभार्थी जिनको लाभ देना चाहिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहचान की जाए, और जो योजनाएं हैं पहले से उपलब्ध हैं उन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास। फिर कोई नई समस्या है तो उसके समाधान के लिए क्या एक रचनात्मक या एक तार्किक एक हल उसका निकाला जा सकता है, निराकरण किया जा सकता है, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अगर नई समस्याएं हैं उनके लिए नए प्लान्स कैसे फॉर्मेट हों, निर्माण हो, उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो मेरी जो समझ है इस प्रश्न को लेकर, उसके संबंध में मुझे जो लगता है कि यह एक उत्तर है जो इस तरीके से लिखा जा सकता था। इसके आगे मतलब इससे जुड़ा हुआ, इसके संबंध में इस व्याख्या के साथ और दूसरे तरीके से भी इस उत्तर को लिखा जा सकता था। इंग्लिश में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस अप्रोच के साथ हम जा सकते हैं इस प्रश्न में, और इस तरीके से एग्जाम्पल आंसर जो है वो बना सकते हैं, और इससे मिलता जुलता भी हम एक उत्तर दे सकते हैं। एक दूसरा और अप्रोच जो मेरे दिमाग में इस प्रश्न को देखकर आया था कि काम के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति और अकर्मण्यता को लेकर सकारात्मक मनोवृत्ति, और उस मनोवृत्ति के संबंध में हम ज़्यादा उस उत्तर को बात करें, ऐसा भी एक फॉर्मेट इसका बन सकता है। क्योंकि यहाँ कोई निश्चित नहीं हुआ है कि किस मनोवैज्ञानिक टॉपिक से रिलेटेड जो है ये प्रश्न पूछा गया है, कि वो एप्टीट्यूड से है, एटीट्यूड से है, इमोशनल इंटेलिजेंस से है, निश्चित नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि ये चर्चा, ये
जो एग्जाम्पल आंसर्स हैं ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे आगे जो आप तैयारी करने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।